नमस्कार आप सभी को। आज हम संस्कृति के संवर्धन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी संस्कृति जड़ नहीं होती, वरन उसमें परिवर्तन एवं गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं के परिवर्तित होने एवं सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने पर इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी संस्कृति में परिवर्तन होते रहते हैं। मानव शास्त्रियों ने प्रारंभ से सांस्कृतिक समानताओं तथा विभिन्न संस्कृतियों के विकास एवं संवर्धन को ज्ञात करने का प्रयास किया है। इसके विकास को प्रकट करने के लिए अनेक सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें प्रथम सिद्धांत है उद्विकासवाद का सिद्धांत। 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में उद्विकासवाद के सिद्धांत का विवेचन किया। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि उद्विकासवाद को डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के उद्विकासवाद का सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी इससे अछूता नहीं रहा। यद्यपि हम यह तो कह नहीं सकते कि सांस्कृतिक उद्विकास डार्विनवादी है, लेकिन इससे बहुत अधिक प्रभावित है। सामाजिक और सांस्कृतिक उद्विकास का सिद्धांत अनेक बुद्धिजीवियों के कार्यों का परिणाम है, जिन्होंने विस्तृत क्षेत्र में इस पर कार्य किया और मानव सभ्यता के विकास को प्रकट करने का प्रयत्न किया। प्रारंभिक उद्विकासवादियों की मान्यता थी कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में एक निश्चित क्रम में हुआ है। विश्व की सभी संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर तथा अनिश्चितता से निश्चितता की ओर हुआ है। उद्विकास के इस क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों जैसे भाषा, धर्म, परिवार, विवाह एवं संपूर्ण समाज में देखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर समान सांस्कृतिक तत्व एवं संकुल क्यों पाए जाते हैं? इनका उत्तर विकासवादी मानव की मानसिक एकता के आधार पर देते हैं। उद्विकासवाद के प्रमुख विद्वानों में हम डार्विन, स्पेंसर, टायलर, मॉर्गन, हेडन को सम्मिलित करते हैं। टायलर ने धर्म के क्षेत्र में उद्विकासवाद को लागू किया। हेडन ने उद्विकासवाद को कला पर लागू किया। मॉर्गन ने मानव जाति के इतिहास में उद्विकासवाद के सिद्धांत को लागू किया। तो अनेक विद्वानों ने उद्विकासवाद का सिद्धांत दिया, परंतु उद्विकासवाद के सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की गई। इसमें कहा गया कि बहुत सारी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए नव उद्विकासवाद का विकास हुआ। नव उद्विकासवाद का ही संशोधित रूप है। इनमें लेस्ली वाइट एवं स्टीवर्ट के नाम विशेष रूप से हम उल्लेखनीय हैं। नव उद्विकासवादियों का मत है कि उद्विकासवाद एक सीधी रेखा में ना होकर एक अनुव्रत वक्र रेखा के रूप में होता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। इनके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वह इसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु नए और उच्च रूप में। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए, जैसे प्रारंभ में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा। आज पुनः राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की अवधारणा पनप रही है। इसी प्रकार प्रारंभ में मानव वस्त्रों के भाव में नंगा रहता था। धीरे धीरे वह समय आया जब संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से ढका जाने लगा। आज पुनः फैशन के नाम पर कम वस्त्र पहनने की दलील दी जाती है। तो हम देखते हैं कि उद्विकासवादियों ने एक पैराबोलिक कर्व के रूप में समाज के विकास को समझाने का प्रयास किया। जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के एक मार्गीय सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से होकर नहीं गुजरी हैं, वरन विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भी भिन्न भिन्न रहा है। हिम प्रदेश, मरुस्थल, मैदानों और वनों की संस्कृतियों के विकास का क्रम परिस्थितियों की भिन्नता के कारण भिन्न रहा है। स्टीवर्ट ने पेरू, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृतियों का अध्ययन किया और बताया कि ये संस्कृतियाँ कृषि पूर्व युगीन स्थिति से प्रारंभ होकर क्रमशः प्राथमिक कृषि, संस्कृति निर्माण एवं स्थायित्व काल, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय बीजों के अनुक्रम के रूप में विकसित हुई हैं। लेस्ली वाइट
नव विकासवाद और संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। अपने उपयोग के लिए मानव ज्यों-ज्यों ऊर्जा पर नियंत्रण करता जाता है, उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता जाता है। आदिम अवस्था में मानव का ऊर्जा पर नियंत्रण अधिक था, कम था। पशु और यंत्र शक्ति पर नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की गति भी तीव्र हुई। ऊर्जा पर अधिकार बढ़ने के साथ साथ संस्कृति परिवर्तित और परिवर्धित होती रही। इसी प्रकार से लेस्ली वाइट ऊर्जा वृद्धि और संस्कृति विकास को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। द्वितीय जो सिद्धांत है वह प्रसारवादी संप्रदाय का है। संस्कृति के उत्विकासवाद सिद्धांत की वैज्ञानिक आलोचना के परिणाम स्वरूप ही 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रसारवादियों ने उत्विकासवादियों के एक मार्गी उत्विकास, मानव की मानसिक एकता और स्वतंत्र आविष्कारों के तर्कों का खंडन किया और कहा कि मानव की आविष्कार करने की क्षमता सीमित है। विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान सांस्कृतिक तत्व देखते हैं तो इसका कारण स्वतंत्र रूप से आविष्कार न होकर प्रसार है। मानव में अनुकरण करने एवं ग्रहण करने की शक्ति असीमित है। अतः जब दो सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, धर्म, कला, भाषा, वस्त्र, भोजन आदि का आदान प्रदान करते हैं। यदि तो इसी प्रकार प्रसारवादियों ने प्रसार की कुछ शर्तों और विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्वों को उसी समय अपनाएगा जब वे उसके लिए अर्थपूर्ण और उपयोगी होंगे। प्रसार के दौरान संस्कृति तत्व अपने मूल रूप में नहीं रह सकते, वरन उनमें परिवर्तन आएंगे। प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित की ओर होता है। सांस्कृतिक प्रसारण के कारण ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो सकते हैं। सांस्कृतिक प्रसार में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे यातायात एवं संचार का अभाव, समुद्र, रेगिस्तान आदि। तो हम देखते हैं कि प्रसारवादियों में 3 संप्रदायों का उल्लेख है: ब्रिटिश प्रसारवादी, जर्मन प्रसारवादी और अमेरिकन प्रसारवादी। इन तीनों ने अपनी अपनी मान्यताएं दी हैं। इसके अलावा प्रसारवादियों ने पर संस्कृति ग्रहण पर भी जोर दिया। तो हमने आज संस्कृति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया। इसके अलावा प्रकार्यवादी दृष्टिकोण भी है संस्कृति का, लयात्मक या सांस्कृतिक लय दृष्टिकोण भी है।